हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हर एक इंसान के जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और ये इंसान के जीवन में ही नहीं, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे उनको हम इक्वेट करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब बात हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है। वाई वी वॉन्ट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों चाहिए। देखिए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब ये है कि आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा आपने, और वो लॉ जो था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स का मास जो है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये जो लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे इस लॉ को फॉलो करने के लिए, ये लॉ अप्लाई करने के लिए हम है वो रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी H2 + O2 = H2O। अब आपको ये बताना है कि क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। आप कहेंगे नहीं सर, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए जो है वो इनके दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, तो इस साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं आपके पास और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो दोनों साइड बराबर नहीं है। हाइड्रोजन के दोनों एटम्स दोनों साइड में बराबर हैं। हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन के एटम 2 उधर भी हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें इस साइड में, तो हम यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपके सामने देखिए, ऑक्सीजन हो गई 2, लेकिन 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे हो जाती है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 ही एटम्स हैं इस साइड में, और इस साइड में एटम हो गए 4। तो आप इधर भी है वो 4 एटम जब करना चाहेंगे तो आप है वो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो अब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए? यहाँ पे 4 एटम्स हो गए। जब भी आप बैलेंस करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को, तो आपको जो भी डिजिट चेंज करना है, वो डिजिट जो है वो बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल वे के अंदर यहाँ पे चेंज करना है। ये हम जो लोअर केस है, ये लोअर केस होता है, ठीक है। इस लोअर केस के अंदर है वो हम कभी भी है वो डिजिट्स को चेंज नहीं करेंगे। यही सबसे पहला फंडा है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का। अगर मान लीजिए आपने है वो इस केमिकल रिएक्शन को ऐसे नहीं करके और इस तरह से बैलेंस कर दिया होता, मान लीजिए आपके पास ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये थी और आप इसको अगर बैलेंस करना चाह रहे थे, तो आपने सोचा कि 2 हाइड्रोजन के एटम इधर हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम इधर हैं, तो हम इधर 2 हाइड्रोजन के एटम तो हैं ही, ऑक्सीजन के भी 2 एटम कर दें, तो यहाँ पे 2 लिख दें। तो देखिए, इधर भी 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, और इधर भी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो बैलेंस हो गई। लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर इस तरह से आपने किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया, तो ये बैलेंस करना बिल्कुल सरासर इस केमिकल रिएक्शन के साथ अन्याय है।
तो फिर न्याय करो तो कैसे करो, तो न्याय करो तो ऐसे करो कि ये जो 2 यहाँ पे नहीं लिखे और आप 2 यहाँ लिख दो। यहाँ पे जो 2 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। अब यहाँ पे अगर हम ये कर दें कि चलो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी 4 नहीं करने हैं आपको, यहाँ पे ये जो 2 लिखे हुए हैं वहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो लोअर केस के अंदर कभी भी जो है वो आपको डिजिट चेंज नहीं करना है व्हेन एवर यू वांट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। और नंबर ऑफ एटम ही बराबर नहीं होने चाहिए, बल्कि दोनों साइड का मास भी, एटॉमिक मास भी बराबर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर एटॉमिक मास कैसे, तो देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 4 का कितना हुआ 4, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास हो गया 4 ग्राम। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32 हो गया, तो यहाँ पे 32 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे भी ठीक वैसे ही होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 36 ग्राम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो सेम ही है वहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी नंबर ऑफ एटम एट द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एट द प्रोडक्ट साइड, and that reaction is said to be the balanced chemical reaction or equation। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि उसको हमें जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है। अब रही बात कि हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना, अभी मैंने जो है उससे पहले वाले लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताया था कि हम किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। देखिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें कुछ सिंबल्स और कुछ जो है वो उनकी वैलेंसीज हमें पता होनी चाहिए। और ये सिंबल्स और वैलेंसीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ये कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं, तो पॉली एटॉमिक आयंस के सिंबल्स आपको पता हों और फिर इनकी वैलेंसी भी पता हो। तो जनरली जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस में जैसे OH हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं हम, इसकी वैलेंसी जैसे अगर माइनस लिखा है, खाली माइनस लिखा है, तो वैलेंसी माइनस की 1 है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास Cl माइनस लिखा है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1 है सिर्फ। और ऑक्सीजन के ऐसे 2 लिखा हुआ है, O2 माइनस लिखा हुआ है, तो मतलब की वैलेंसी 2 है ऑक्सीजन एटम की। यहाँ पे S2 माइनस लिखा है तो वैलेंसी 2 है। ठीक है, ये सब मोनो एटॉमिक आयंस हैं। जैसे ये पॉली एटॉमिक आयन है, यानी पॉली एटॉमिक आयन का मतलब जिसमें 2 टाइप के एटम हो उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। यहाँ पे देखिए इसके अलावा जैसे मान लीजिए N और 3 माइनस है, तो ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है 3। ठीक इसी तरह से हम जैसे अमोनियम है NH4 अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है। अगर हमने खाली प्लस लगाया तो मतलब है कि वैलेंसी आप क्या मानेंगे 1 मानेंगे, +1। अब जैसे CO3 है, हमने लिखा CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे ये जो CO3 है वो तो क्या है कार्बोनेट का सिंबल है, ये तो सिंबल है, और ये वैलेंसी है जो ऊपर लिखी होती है जस्ट, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3। अब यहाँ पे देखिए आप इसकी वैलेंसी 3 मत मानिए, इसकी वैलेंसी 3 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने लिखा फॉस्फेट PO4 3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी आप क्या मानेंगे 4 मानेंगे या 3? हाँ 3 मानेंगे, तो इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, ऐसे ही जैसे सल्फेट है SO4, तो इसकी वैलेंसी 2 माइनस, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 हो गई। सल्फाइट है SO3 2 माइनस,
तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी इसकी वैलेंसी है। और इसी तरह से जैसे हम देखें, जैसे नाइट्रेट है NO3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी 3 नहीं होगी, कभी भूल के भी 3 नहीं करना है, लोअर केस को वैलेंसी नहीं मानना है। सिर्फ यहाँ पे ऊपर जो भी सिंबल है या जो भी साइन है नेगेटिव है तो -1 वैलेंसी है, और अगर पॉजिटिव है तो +1 वैलेंसी है। जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम Al3+, तो हम क्या मानेंगे, एल्यूमिनियम की कितनी है वैलेंसी, 3 है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा जैसे Ca2+, तो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी है वो 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा कार्बोनेट, कार्बोनेट का हम लिख चुके हैं। ठीक है, फॉस्फेट लिखा हमने, फॉस्फेट भी लिख चुके हैं। नाइट्रेट लिखा हमने, नाइट्राइट लिखा हमने, नाइट्राइट NO2-, तो ये इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, CH3COO है, ये एसीटेट ग्रुप होते हैं, CH3COO ये एसीटेट ग्रुप है, इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, सोडियम खाली मोनो एटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सिर्फ 1 हो गई। ठीक है, जैसे पोटेशियम आपने लिख दिया तो पोटेशियम K+ लिख दिया तो वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट, वैलेंसी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कौन सी वैलेंसी होगी, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि वैलेंसी 3 है, आप ये सोचें कि ये अपर केस में जो लिखा है वही वैलेंसी होगी। जैसे इसमें 2 होगी, इसमें 2 होगी, और इसमें 3 होगी, और इसमें 1 होगी। इसको आप यूँ ना माने कि इसमें 3 हो, इसमें 4 हो, इसमें 4 हो और इसमें 3 हो, ऐसा नहीं होगा। वैलेंसी हमेशा अपर केस में जो भी अगर माइनस साइन लगा है तो मतलब कि एक वैलेंसी है माइनस की, और अगर प्लस साइन लगा है खाली तो मानिए कि प्लस की एक वैलेंसी ही होगी। तो यहाँ पे जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स है वो डज द मिस्टेक, और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है क्योंकि यू ऑल आर द वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम बात करें कि जैसे ये जो वैलेंसीज तो है वो यहाँ पे हमने देख ली कि ये जो है वो हमारे पास है, ये हमारे पास है वो ट्रिक है, ये वैलेंसीज का एक स्टैंड है। यहाँ से हम सिंबल और वैलेंसीज को है वो पिक कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग में हम है वो काम में ले सकते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ से हेल्प ले करके, ये आपके लिए एक हेल्प बॉक्स है, और इस हेल्प बॉक्स से आप हेल्प लेकर के किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, हम 2-4 केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं और फिर वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब देखिए, आप जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं, हम डायरेक्टली सिंबल और केमिकल फार्मूलाज की फॉर्म में है वो रिएक्शन को नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, हमने लिया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट ले लिया। चलिए, हमने अमोनियम सल्फेट ले लिया और उसका रिएक्शन हमने करवाया जो है वो सोडियम कार्बोनेट से। तो हमने ले लिया सोडियम और कार्बोनेट। ये देखिए, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अब ये 2 रिएक्टेंट हैं, इन दोनों से प्रोडक्ट जो बनेगा, हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है। देखिए, इसका अमोनियम और इसका सल्फेट, इसका सोडियम और उसका कार्बोनेट। देखिए, यहाँ से आप अमोनियम ले लीजिए, तो यहाँ से आपने ले लिया अमोनियम लेने के बाद में आप इसका जो है वो ले लीजिए कार्बोनेट, इस सल्फेट को छोड़ दीजिए और इसका कार्बोनेट ले लीजिए, अमोनियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट हो गया, प्लस फिर इसका ले लीजिए सोडियम ले लिया हमने। ठीक है, सोडियम के बाद में ये ले लीजिए आप सल्फेट। इसमें एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है आपको कि हमेशा अगर कोई भी सिंबल आप ले रहे हैं, चाहे तो वो पॉलीएटॉमिक आयन का हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक आयन का हो, उस सिंबल की वैलेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए।
पहला जो है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिया अमोनियम सल्फेट, तो देखिए हमने लिया अमोनियम और इसकी वैलेंसी होती है 1, तो पॉजिटिव 1 होती है, +1 होती है इसकी वैलेंसी। और सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी होती है आपकी 2-। हालांकि ये माइनस और प्लस जो है यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, हम इनको हटा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन याद ये रखना है कि हमेशा जब भी हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिंबल लिखें तो पहले हम उस सिंबल को लेंगे जिसमें वैलेंसी पॉजिटिव हो। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव वैलेंसी वाला, ये नेगेटिव वैलेंसी वाला, प्लस हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, तो Na और इसकी वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। देखिए हमने वैलेंसी इस तरह से ली, इसकी पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है, वैसे ये इसकी पॉजिटिव, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ में नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए ये इनको हटा देते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद में देखिए इसका बना अमोनियम कार्बोनेट, तो हमने लिख दिया NH4 और CO3। अब NH4 इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, और फिर लिख दिया हमने सोडियम सल्फेट यानी प्लस लगा के, और सोडियम सल्फेट Na और SO4 इसकी वैलेंसी जो है 1 है और इसकी वैलेंसी 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पॉजिटिव वैलेंसी वाला सिंबल ही काम में लेंगे, चाहे वो मोनो एटॉमिक आयन का सिंबल हो और चाहे वो पॉली एटॉमिक आयन का सिंबल हो। अब देखिए ये जब ले लिया हमने, तो अब हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं इस तरह से। ये हमने क्रिस क्रॉस किया इस तरह से। क्रिस क्रॉस का मतलब भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। देखिए क्रिस क्रॉस में भी है वो बच्चे मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए हमको यहाँ लिखना है NH4, और ये NH4 लिख करके और इसके नीचे 2 लिखना है। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं NH4 और इसके जस्ट आगे 2 लिख देते हैं, तो ये NH42 हो गया, यानी नेशनल हाईवे नंबर 42। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। तो करना क्या है, यूँ करना है कि जैसे ये NH4 आपने लिखा, पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए और फिर 2 यहाँ जस्ट नीचे लगाइए आप 2। फिर यहाँ पे देखिए ये है सल्फेट SO4। अब SO4 के आगे क्या हम यहाँ पे 1 लगाएं? जरूरी नहीं है 1 लगाना, बिल्कुल जरूरी नहीं है 1 लगाना ही नहीं है आपको, 1 रहने दीजिए, आप 1 नहीं लगाना है। या फिर आप ये सोचें कि इसको ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे 1 लगा दें, लगा तो सकते हैं इसको, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नो नीड टू राइट दिस वन, SO4 को हम SO4 ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा Na लिखा, तो अब Na के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि जैसे ये Na के आगे हमने यहाँ पे जस्ट बराबर में 2 लिख दिया, ये भी गलत है। या फिर हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि जस्ट ऊपर लिख दिया हमने, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? सही तो यही है कि इसको आप यहाँ लिखेंगे Na2 और CO3। अब यहाँ पे ये 1 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख के 1 लिखने की ज़रूरत कहीं नहीं है, ये गलती आपको करनी ही नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे ये हो गया आपका। इसके बाद में देखिए अमोनियम कार्बोनेट, तो आप लिखेंगे NH4 और ये 2 जो है वो जस्ट यूँ ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखेंगे अमोनियम, और फिर ये देखिए आप कार्बोनेट CO3 डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे, देखिए ये सोडियम सल्फेट, तो Na2 और SO4। अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने हमारे केमिकल फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है, यहाँ कोई हमने मिस्टेक नहीं की है। और ये भी देखिए आप कि अगर यहाँ पे आप मिस्टेक कर जाते हैं तो आप क्या 7 पीढ़ियाँ भी इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगी। तो बैलेंसिंग में वहाँ दिक्कत आती है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो आप ये समझिए कि आपने जब केमिकल फॉर्मूला बनाया, गलती उसी टाइम कर दी, यानी आपने जन्म के समय ही गलती कर दी, जो आज आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब देखिए आप
ये तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन को एक प्रॉपर वे में लिखना। अब हमको इसको बैलेंस करना है। देखिए बैलेंसिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके नंबर ऑफ एटम्स लिखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये जैसे रिएक्टेंट साइड है, हमारे रिएक्टेंट साइड के ये दो कंपाउंड्स हैं। अब रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड्स हैं। अब ये रिएक्टेंट साइड के दो कंपाउंड्स में जैसे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कितने एटम है यहाँ पे आप बताएंगे मेरे को? नहीं पता चल रहा ना। देखिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमने इसको जस्ट बाहर 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तो इट मीन्स ये मानिए आप कि यहाँ पे ये जो 2 है और ये N1 है, तो यहाँ एक छोटा सा 1 लगा लीजिए आप और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। देखिए 4H4 लिखा हुआ है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 8 एटम हो गए। S जो है यहाँ पे S के पास एक छोटा सा 1 लगा लीजिए, या लगाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे सल्फेट या सल्फर का 1 एटम हो गया, सल्फर का 1 एटम हो गया आपके पास। और ये ऑक्सीजन के आपके पास हो गए 4 एटम। देखिए ये तो सिर्फ इस कंपाउंड के हुए हैं। अब आप इस कंपाउंड को भी देखिए, यहाँ पे सोडियम के कितने एटम्स हो गए आपके पास? 2 एटम्स हैं। कार्बन के कितने एटम है आपके पास? कार्बन के जो हैं वो 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के आपके पास है वो 3 एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह ही आप लिख दीजिए ये 3 एटम। यहाँ जैसे हम ये सब एटम्स का नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। नंबर लिखने के बाद में ठीक वैसे ही हम उस साइड के अंदर भी है वो इन्हीं सब एलिमेंट्स के सभी एटम्स के जो है वो नंबर लिखेंगे कि कितने एटम है किसी पर्टिकुलर टाइप के। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। अब इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने का एक सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छे और बिंदास अंदाज में केमिकल रिएक्शन को आप तुरंत बैलेंस कर देंगे। तो देखिए ये सब हम ना करके और हम करते हैं, देखिए यहाँ देखिए आप सबसे पहली चीज़ देखिए, आप सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ दिख रही है कि यहाँ पे देखिए अमोनियम के ये पूरा अमोनियम ब्रैकेट में लिखा हुआ है NH4 और बाहर लिखा है 2, और यहाँ पे भी अमोनियम है और बाहर लिखा है 2। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि अमोनियम तो बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सल्फेट SO4 और यहाँ पे भी देखिए सल्फेट SO4, ये भी आपके सामने बैलेंस है। यहाँ देखिए Na2 और यहाँ पे भी देखिए Na2, ये भी बैलेंस है। और यहाँ देखिए कार्बोनेट पूरा ग्रुप और यहाँ पे देखिए कार्बोनेट, ये भी बैलेंस है। तो कई बार धोखा भी हो जाता है, और धोखा क्या होता है, आप लगते हैं उसको बैलेंस करने, जबकि केमिकल रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस पड़ी है। तो बताइए हुआ ना धोखा। तो उस धोखे का भी जो है, उस धोखे से भी आप है वो सतर्क रहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर तो एग्जामिनर ही होता है, धोखा भी कर सकता है और मौका भी दे सकता है। तो धोखा और मौका दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है स्टूडेंट को। तो देखिए ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन थी। अब हम जो है वो एक ऐसी रिएक्शन लेते हैं जो रियल में अनबैलेंस्ड है और उसको हम बैलेंस करते हैं, और उसको अब हम है वो सिंबल की फॉर्म में लेते हैं, जो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सिंबल्स आपको बता दिए कि किस तरह से सिंबल्स लिखने हैं। जैसे हमने ले लिया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट ले लिया NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। इसको हमने रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम क्लोराइड से AlCl3 से, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया इस बार। इससे रिएक्शन करवाया और हमारे पास प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड बन गया, NH4Cl बन गया हमारे पास, और एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया Al2SO4 थ्राइस। देखिए अब मैंने आपके सामने फॉर्मूला विद फॉर्मूला लिख दिया, आपको सिंबल्स, वैलेंसी, क्रिस क्रॉस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम सपाट जो है वो आपके पास है वो रिएक्शन आ गई। अब देखिए इसको आपको बैलेंस करना है। देखो बहुत इजी बैलेंसिंग होती है। देखिए अमोनियम के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे अगर आप 2 लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे 2 लिखेंगे तो यहाँ देखिए आप क्लोरीन के 3 हैं, तो हम यहाँ पे 2 ना लिख करके सबसे पहले, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है आपका
ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 2, तो 2 3 जा 6, क्लोरीन के आपके पास 6 एटम्स हो गए हैं। तो 6 एटम हो गए, तो यहाँ पे क्यों ना आप 6 लिख दें। तो क्लोरीन के ये 6 एटम्स हो गए। अब यहाँ पे अमोनियम के कितने एटम आपके पास, 6 एटम है, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 लिख देंगे तो अमोनियम के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6 मॉलिक्यूल हो गए ना, 3 2 जा 6, ये पूरा एक मॉलिक्यूल, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, बाहर ब्रैकेट लगाए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो कितने आ जाएंगे 6। और देखिए अब ये सल्फेट के कितने हो गए आपके पास 3, तो 3 सल्फेट ऑलरेडी है आपके पास, 3 सल्फेट, ठीक है। क्लोराइड कितने हो गए, यहाँ पे क्लोराइड है वो आपके पास, क्लोरीन के एटम्स हैं वो 6 हैं और एल्यूमिनियम के 2 हैं। तो देखिए बिल्कुल एक ही मिनट में, यानी 1 मिनट भी नहीं, मिनट का कुछ पार्ट, उसी में आपने है वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। तो एक तो वो झगड़ा होता कि हम पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखते, इधर वाले रिएक्टेंट के एटम्स लिखते दोनों, तो फिर प्रोडक्ट के एटम्स लिखते, फिर इधर उधर कुछ जोड़ तोड़ करते। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जोड़ तोड़ आपको ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग लेनी है, पूरा ग्रुप लेना है। जैसे अमोनियम का ग्रुप लिया आपने, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 लिख दिए, 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, 6 अमोनियम 6 क्लोरीन, क्लोरीन 6 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गया और बाकी अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, उस सिंपल ट्रिक से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है जो है वो बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम बात करते हैं जैसे डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस की। देखिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि इन सब को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये बेस है, केमिस्ट्री का बेस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आधार है। और इस आधार को अगर आप याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे तो आप निराधार हो जाएंगे। और मुझे मालूम है कि आपको निराधार नहीं होना है, आपको आधार लर्न करना है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस की। देखिए डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है वो कंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन हमारी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको इस वर्ड से बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि कुछ कंबाइंड होता है, इसमें कंबाइंड होता है इसलिए तो इसका नाम कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, गलत नहीं सोच रहे हैं। मैं कहूँ कि आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कॉम्बिनेशन होने यानी मतलब जुड़ जाना। अब जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए, हाँ, या तो 2 एलिमेंट जुड़ जाएं, या 2 कंपाउंड जुड़ जाएं, या 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड जुड़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया कि जैसे अगर 2 एलिमेंट्स जुड़ गए, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जुड़ करके और उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड यानी एक प्रोडक्ट, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा इसमें। जैसे हमने लिखा H2 और O2, दोनों एलिमेंट हैं यानी मॉलिक्यूल हैं, एक ही एटम के, एक ही टाइप के एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक्चुअली एलिमेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया एक कंपाउंड H2O। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी when 2 or more than 2 एलिमेंट combine to form a single प्रोडक्ट, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर के सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, ये तो इसका एक पार्ट है। तो दूसरा पार्ट क्या है कि अगर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइंड होकर के कंपाउंड बना दे, जैसे एक एलिमेंट हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम ले लिया और कैल्शियम को हमने वाटर के साथ
रिएक्शन करवा दिया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया CaOH ट्वाइस। तो देखिए ये एक एलिमेंट था, ये एक कंपाउंड है और इसने ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया ना। तो यानी जब एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट यानी एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप कहें कि बस हो गया क्या सर, मैं कहूँगा नहीं हुआ अभी तो और क्या बाकी रह गया कि अगर दो कंपाउंड मिलकर के कोई कंपाउंड बना दे, यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे। तो देखिए जैसे दो कंपाउंड हमने मिलाए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और कंपाउंड आप जानते हैं होता क्या है, कंपाउंड इट मीन्स कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combined to form a substance in a fixed ratio। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर के और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें उन एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स रहता है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो देखिए एक कंपाउंड जैसे CaO है उसको हमने CO2 से रिएक्शन कराया तो ये बन गया आपका CaCO3। तो देखिए दो कंपाउंड्स मिलकर के और उन्होंने क्या बना दिया, तीसरा कंपाउंड बना दिया। तो हम किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करें, आप ही बताएं मेरे को। देखिए कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और व्हेन वन एलिमेंट एंड अदर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड और प्रोडक्ट or when two or more than two compounds combine to form a single compound is known as combination reaction। तो my dear student, combination reaction वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइंड होकर के सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। अब देखिए ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया। अब आपको बताता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब भी कोई कंपाउंड जो है वो कंबाइंड होते हैं, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कंबाइंड होने के टाइम में उनका टेम्परेचर वो ही रहे। उनका टेम्परेचर बढ़ भी सकते हैं और उनका टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए हमने है वो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको वाटर से रिएक्शन कराया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो बन गया, यानी ये सॉलिड है ये लिक्विड है, आप मान देखिए ये सॉलिड है ये लिक्विड है और ये जो है वो एक्वस बन गया, एक्वस। अब यह देखिए अगर हम इस कंपाउंड को टच करते हैं तो क्या होगा, हाँ जैसे आप दीपावली के टाइम में देखते होंगे कि जब हम वाइट वॉश करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं और एक सफ़ेद लिक्विड तैयार करते हैं और उस सफ़ेद लिक्विड से हम क्या करते हैं, हाँ हम क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं तो वो गर्म होता है। तो यानी कि ये दोनों कंपाउंड जब भी कंबाइंड होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस हुई है। तो रिएक्शन कैसा हुआ, ये एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन हो गया, ये एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन कैसा हुआ है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, एक्सो का मतलब है बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, थर्मिक, थर्मिक का मतलब हीट का बाहर निकलना। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट लिबरेट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो यहाँ देखिए ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है,
यानी हम इसको कंबाइंडली ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे मान लीजिए कई बार हम जैसे देखिए ये है आपका नाइट्रोजन और ये जो है वो आपका ऑक्सीजन, ये दो गैसेस हैं। इन दोनों गैसेस को आपने मिक्स किया। अब जब दोनों गैसेस को मिक्स किया तो आपके पास है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। अब जब इन दोनों गैसेस के टेम्परेचर को पहले हमने डिनोट कर लिया, नोट कर लिया कि इसका टेम्परेचर ये है, इसका टेम्परेचर ये है, और जब ये प्रोडक्ट बन गया इन दोनों गैसों के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर भी हमने है वो मेज़र किया। तो बताइए प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा? पता नहीं ना आपको, मैं बताता हूँ कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट बना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, गैस जो बनी, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो दोनों गैसेस को मिलाने से एक तीसरी गैस बन गई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसका टेम्परेचर कम होगा, यानी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे माइनस हीट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस हीट। तो यानी यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हीट अंदर जा रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो जरूरी नहीं है कि वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो। हीट लिबरेट हो भी सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना हीट एब्जॉर्ब हो और ना हीट जो है वो लिबरेट हो। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दो टाइप हम मान सकते हैं इसके, कि एक होती है एक्सोथर्मिक, जहाँ पे वेन एवर द टू और मोर देन टू कंपाउंड्स combine to form a product along with heat is also liberated, और यहाँ पे heat is absorbed। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कौन से एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के? देखिए आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वो मीथेन गैस है, और मीथेन गैस को हमने क्या किया? ऑक्सीजन, उसको जलाया हमने। तो जलाएंगे तो मीथेन गैस क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो मीथेन में इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा यहाँ पे, और हीट लिबरेट होगी। क्या होगी? हीट लिबरेट होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कैसे रिएक्शन है? यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा जैसे देखिए आप, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मान लीजिए आप इसको। अब ग्लूकोज मोनोमर है। अब ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, वाटर लिबरेट होता है, और ऑल्सो हीट इज़ ऑल्सो लिबरेट। वो हीट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है और उससे हम बहुत सारे काम करते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसके अलावा जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी वेजिटेबल वेस्ट होता है उसको हम खड्डे में दबा देते हैं, और कुछ दिन बाद में उस वेजिटेबल वेस्ट को जो डिकम्पोज हो जाए तो उसके बाद में डिकम्पोजिशन के टाइम में उसको हम निकालते हैं। तो कभी आप महसूस करना, कभी देखना ऐसा करके कि जब हम उस खड्डे में से जो है वो उस डिकम्पोजिशन मैटर को निकालेंगे, डिकम्पोज्ड मैटर को निकालेंगे, तो वो गर्म होगा। इसका मतलब है कि वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है कि एलिमेंट टू एलिमेंट कंबाइंड होकर के एक कंपाउंड बना दे, या फिर
कंपाउंड से कंपाउंड कंबाइंड होकर के कंपाउंड बना दें? नहीं, इतना ही नहीं है, ये सब जो है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं वो भी अपने इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से सोचना और समझना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी एक सिंपल वे में हम ऐसा कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है ये। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन, और दूसरे टाइप की रिएक्शन है जो जस्ट इसकी अपोजिट रिएक्शन है। अब आप कहेंगे कि सर अपोजिट रिएक्शन कैसे? भाई इसमें हो रहा है कॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होगा डीकम्पोजिशन। ये तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड हो जाना, और डीकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना। यानी एक कंपाउंड का दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, एक रिएक्टेंट का दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रोकन डाउन हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो देखिए आपके सामने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो देखिए अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए डी, यहाँ पे बैलेंसिंग हम कर चुके हैं। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोज होना, टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि जैसे व्हेन वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो करके, वो कैसे भी डिकम्पोज हो करके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाए, टू प्रोडक्ट्स बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कि व्हेन वन सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, देन रिएक्शन इज सेड टू बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है आप बताइए मेरे को? कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या हथौड़ा थोड़े मारेंगे उसके, या पत्थर मारेंगे, या चांटा मारेंगे? करेंगे क्या? डीकम्पोजिशन कैसे होगा? टूटेगी कैसे कोई चीज़? तो कोई भी चीज़ है उसको तोड़ने के लिए तीन चीज़ें चाहिए हमें। अब बताओ तीन चीज़ें कौन कौन सी चाहिए? इसका मतलब है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होनी चाहिए आपके हिसाब से। अब वो तीन टाइप कौन से हो सकते हैं? तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे तीन टाइप्स हम बात करें। एक होता है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं। और तीसरा क्या होता है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मतलब हमारे पास है वो तीन चीजें हैं तोड़ने के लिए, ना हथौड़ी है, ना तलवार है, ना भाले हैं हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन लाले हैं। और वो कौन कौन से तीन लाले हैं? एक है थर्मल यानी हीट, हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करें और वो डिकम्पोज हो जाए। दूसरा क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करें और वो जो है सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाए। या फिर तीसरा है लाइट, अगर हम लाइट डालें और लाइट डालने से वो डिकम्पोज हो जाए। तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ? यानी डिकम्पोजिशन का मतलब कि
in the presence of heat or electricity or light, if a compound or if a substance decompose to form two or more than two products or substance is known as decomposition reaction. अब आप कहेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सर एग्जाम्पल दीजिए आप, तो लीजिए एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, यानी कि जब डिकम्पोजिशन हीट के कारण से कैरिड आउट हो तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए आपके सामने CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने इसको हीट किया, गर्म किया, इसको गर्म करने से हमारे पास है वो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे CaO और CO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए हमने इसको हीट किया, ये हीट का सिंबल है, ट्राइंगल बना दो एक। टेम्परेचर अगर आपको पता है कि कितने टेम्परेचर तक इसको हीट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, जो भी है लिख सकते हैं आप एरो साइन के ऊपर नीचे। तो अगर किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं और हीट करने से वो डिकम्पोज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ये है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस जिसको हम कहते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हैं तो इससे बन रहा है आपका 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस। ये दो गैसेस इसमें लिबरेट हो रही हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक है वो ऑक्सीजन गैस। अब आप देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसे कलर की होगी? ये ब्राउन कलर की होगी गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर की गैस हो गई और यहाँ पे इस लेड नाइट्रेट का हो गया डिकम्पोजिशन। ये कैसा रिएक्शन है? ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या प्रोवाइड की है? हीट प्रोवाइड की है, और हीट प्रोवाइड करने से इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बन गए हैं। अब देखिए आप FeSO4 फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो आपके पास जो है वो FeO बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी, दो गैसेस बन जाएंगे आपके पास। ये कैसा रिएक्शन है? ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने क्या किया? इसको हीट किया है। तो एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसमें कोई भी कंपाउंड या रिएक्टेंट हीट के कारण से डिकम्पोज होकर के और प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड by the help of heating the substance, then the reaction is said to be the thermal decomposition reaction। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। इसके बाद में देखिए आपका जो है वो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी बात हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अगर हमने जैसे एक बीकर है और उस बीकर में हमने लिया वाटर, ठीक है, और कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर एसिड की डाल दी हमने। क्या लिया है? इसमें लिया है वाटर, और कुछ क्या डाला इसमें? एसिड की कुछ ड्रॉप्स, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया ये, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया। हम जानते हैं एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। इन पर हमने दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी ऐसे, ये दो टेस्ट ट्यूब्स। देखिए ये टेस्ट ट्यूब्स हमने इस तरह से पानी में डिप करते हुए रख दी, ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स रख दी हमने। अब दोनों टेस्ट ट्यूब हमने रख तो दी और इनमें पानी भर दिया दोनों टेस्ट ट्यूब में पूरा, यहाँ तक पूरा, और फिर उल्टा कर दिया इसके ऊपर। अब आप सोचेंगे कि सर अगर उल्टा कर देंगे तो पानी तो नीचे आ जाएगा। नहीं, अगर आप इसके नीचे थंब लगा करके धीरे से इसको पानी में ड्रॉप कर देते हैं तो ये पानी नीचे नहीं आएगा। अब देखिए
जैसे ही आप है वो इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दिया कैथोड और एनोड को, ये बैटरी लगा दिया आपने, ठीक है, और ये बैटरी लगा के और आपने इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, इसका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ये H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इलेक्ट्रोलाइसिस होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इसमें दो गैसेस बनेंगी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गैस। अब आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे लिबरेट होगी या एनोड पे लिबरेट होगी? बिल्कुल कैथोड पे लिबरेट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन का सिंबल देखें और उसकी वैलेंसी देखें तो क्या होती है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरती जाएगी और जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस उसमें आती जाएगी इसका वाटर बीकर के अंदर आता जाएगा। ठीक ऐसे ही है वो आपके एनोड के ऊपर है, वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और स्पेशल आपके लिए कि कितनी हाइड्रोजन होगी कितनी ऑक्सीजन होगी। तो देखिए अगर हम ये देखें कि ये जो है वो डबल अमाउंट हो गया हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट आधा ही रहेगा हाइड्रोजन के बजाय, यानी इसका रेशियो क्या रहेगा 2:1। ऐसा क्यों रहेगा 2:1? क्योंकि वाटर के अंदर भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो 2:1 ही होता है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो गैस जो लिबरेट होगी इन टेस्ट ट्यूब्स में और टेस्ट ट्यूब में फिल हो जाएगी। इसके बाद में हम इन टेस्ट ट्यूब्स को है वो उठा करके बाहर निकाल के और हम इनको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे कि जैसे बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे ऑक्सीजन के पास तो वो ज़्यादा तेज़ी से जलेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन सपोर्ट द कंबशन। और यहाँ देखिए इस टेस्ट ट्यूब के सामने जब हम लेके आएंगे बर्निंग स्प्लिंटर को या फिर जो है वो हम लेके आएंगे मोमबत्ती को, तो ये जो है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ है वो बर्न होती है। तो ऐसे हम इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और डिटेक्शन से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, कौन सी में ऑक्सीजन गैस है, कौन से इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई है, कौन से इलेक्ट्रोड से है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है वो रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी द decomposition which take place with the help of electricity is known as electrolytic decomposition reaction। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं जो है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखिए फोटोलाइटिक, फोटो से मतलब आप समझते हैं फोटो, एक तो ये फोटो कौन सा, जैसे फोटो लेते हैं किसी की, आपने भी अपनी फोटो खिंचवाई होगी ना, है अच्छा सा एल्बम बना रखा होगा, मोबाइल से भी फ़ोटो खींच लेते हैं, कैमरे से भी खींचते हैं, तो बस। तो यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट। अब लाइट से कोई चीज़ का डिकम्पोजिशन हो, बिल्कुल होता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी, आज के 40-50 साल पहले ज़्यादातर आपको है वो अपनी कलर्ड फोटोज़ तो मिलती ही नहीं थी, ऐसी ही फोटो मिलती थी ब्लैक एंड वाइट। तो अब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर है वो हम एक कंपाउंड काम में लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर हम उस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो जिस रील पे ये फोटोग्राफी ली जाती है, अगर उसको हम सनलाइट में एक्सपोज कर दें, खुला छोड़ दें, तो क्या होगा, वो रील खराब हो जाएगी, आपकी फ़ोटो खराब हो जाएगी। फ़ोटो खराब क्यों हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जैसे सनलाइट पड़ती है इस कंपाउंड पे तो ये कंपाउंड डिकम्पोज हो करके और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बंट जाता है। इट मीन्स कि व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट देन द रिएक्शन इज सेड टू बी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ही नहीं है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो सनलाइट में रखने से है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl2। अब AgCl जो है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड भी है।
तो ये भी है वो 2Ag + Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का हो गया? 3। कौन कौन सा? एक हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हो गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमेशा याद रखिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट हैं, एक दूसरे की दुश्मन हैं। एक जो है वो तोड़ती है और एक जोड़ती है। तो ये तोड़ने और जोड़ने का काम हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। आज हम आपको जोड़ रहे हैं और आप हमें जोड़ रहे हैं। आप हमें इसलिए जोड़ रहे हैं कि आपको पढ़ना है, और हम आपको इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाना है। लेकिन आपके जोड़ने और हमारे जोड़ने से जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, बस वही कॉम्बिनेशन हमें आपसे चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेडल्स आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ 3 मेडल अगर आप दे सकें तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस ये 3 मेडल, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पढ़ते रहो, समझते रहो, रटते रहो और करते रहो अपना अच्छे से काम। धन्यवाद।